फाइनेंशियल इंटरमीडिएट उसके अंदर ये बैंकिंग सेक्टर और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट इन सबका क्लासिफिकेशन वगैरह कुछ समझना है। जो बात अब पहले भी की एक मनी सिस्टम बना था, एक तरफ रहते हैं हाउस होल्ड, सामने बिजनेस फर्म, और इनके बीच जो पैसों का पूरा सर्कुलेशन होता है उसमें मदद करने वाले लोग अपने फाइनेंशियल इंटरमीडिएट दो टाइप के रहते हैं, बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अब इनका डिटेल में क्लासिफिकेशन पढ़ना है। फर्स्ट फोकस करेंगे बैंक पे। तो बैंक के दो टाइप रहते हैं, कमर्शियल बैंक्स एंड कोऑपरेटिव बैंक्स। अब इनके बीच में फर्क क्या है एक एक करके हम समझते हैं। एक तरफ है कमर्शियल बैंक्स, इस तरफ है कोऑपरेटिव बैंक्स। क्या इनको सीआरआर कैश रिजर्व रेशियो 4% और एसएलआर 22%, क्या ये इनको मेंटेन करना पड़ता है? जवाब हाँ। क्या कोऑपरेटिव वालों को मेंटेन करना पड़ता है? जवाब है हाँ। आगे बात, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो नॉर्म्स रहते हैं कि पूरे साल आप जो पैसा लोन में घुमा रखते हैं उसका 40% या 32% आपने प्रायोरिटी सेक्टर को देना है। ये सारे मुद्दे लागू पड़ते हैं कमर्शियल बैंक को। क्या ये मुद्दा कोऑपरेटिव बैंक को लागू पड़ता है? जवाब है ना, क्योंकि ये तो पहले से ही उन प्रायोरिटी सेक्टर में काम कर रहे हैं। आगे बात, कमर्शियल बैंक नाम से ही सीधे इनका कमर्शियल मोटिव है, प्रॉफिट मोटिव है कि हम आपसे जितना पैसा डिपॉजिट में लेंगे उससे ज्यादा ब्याज में वो घुमाएंगे तो हमारा मार्जिन बनेगा वगैरह। कोऑपरेटिव बैंक सारे चलते हैं नो प्रॉफिट नो लॉस के मोटिव से। इस कारण जो लोन प्रोडक्ट्स होते हैं वो कोऑपरेटिव बैंक के इनसे थोड़े सस्ते होते हैं उनके ब्याज दर। कमर्शियल बैंक के अंदर किसी व्यक्ति का वोटिंग पावर उसके शेयर होल्डिंग से तय होगा। फॉर एग्जाम्पल, कमर्शियल बैंक का अगर आगे सब टाइप देखे पब्लिक सेक्टर बैंक, तो स्वाभाविक है सरकार इज द मेजोरिटी शेयर होल्डर। तो मतलब कि जब भी उनकी एजीएम एनुअल जनरल मीटिंग वगैरह होगी और जो भी वोटिंग चलेगा तो सरकार का वोटिंग पावर ज्यादा रहेगा। जितना आपके पास शेयर ज्यादा है आपका वोटिंग पावर उतना ज्यादा है। कोऑपरेटिव में ऐसा होता है एक व्यक्ति का केवल एक वोट, फिर एक व्यक्ति ने कितना शेयर कैपिटल जमा करवाया है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक व्यक्ति मतलब एक वोट। यहाँ पे जितने आपके पास शेयर ज्यादा आपका वोटिंग पावर उतना ज्यादा। तो इस प्रकार से फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज बैंक और उसके दो टाइप जो थे कमर्शियल बैंक एंड कोऑपरेटिव बैंक, हमने ये प्रमुख उनका डिफरेंस समझ लिया। अब थोड़ा सब क्लासिफिकेशन में जाते हैं। कमर्शियल बैंक्स के 4 सब टाइप रहते हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स, प्राइवेट, फॉरेन एंड रीजनल रूरल बैंक्स। देखते हैं। पब्लिक सेक्टर बैंक नाम से सिद्ध है कि जहां पे गवर्नमेंट मेजोरिटी शेयर होल्डर है। ये सारे पब्लिक सेक्टर बैंक कितने हैं? 22 भी हैं और 27 भी हैं। डिपेंड करता है कि आप एसबीआई और उसके एसोसिएट को साथ गिनोगे कि अलग। ये पूरा लिस्ट इस लिंक से आपको मिल जाएगा। सेकंड, प्राइवेट सेक्टर बैंक की जहां पे सरकार मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं है, कोई प्राइवेट एंटिटी वगैरह चला रहे हैं। तो इस प्रकार के प्राइवेट सेक्टर बैंक कुल मिला के 23 हैं। लिंक आपको इस पे आप नाम देख सकेंगे। फॉरेन बैंक की जहां पे कोई फॉरेन एंटिटी इनको कंट्रोल करती है, तो ऐसे कुल मिला के 41 बैंक है। लिंक आप बैंकिंग सेक्टर, कमर्शियल बैंक, पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन और आरआरबी, इसको जरा डिटेल में देखते हैं। आरआरबी या रीजनल रूरल बैंक, ये चीज क्या है? 70s के दशक में बैंकों का जो पहले नेशनलाइजेशन हुआ लेकिन रूरल प्राइवेटाइजेशन अभी कुछ बन नहीं रहा है। एक नरसिम्हन कमेटी बनाई गई कि आप कुछ इसका रिकमेंडेशन कीजिए। नरसिम्हन ने ये बोला कि जो कमर्शियल बैंक है उनका ये पूरा अकाउंट प्रैक्टिसेस और ऑपरेशन काफी प्रोफेशनल रहते हैं, लेकिन उनकी ग्रामीण इलाकों में प्रेजेंस बहुत कम है। और उसके सामने ग्रामीण इलाकों में भी ये कोऑपरेटिव सोसाइटी वगैरह तो चलते हैं और पैसा वो भी लोन में घुमाते हैं, लेकिन वहां पे प्रोफेशनलिज्म, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग प्रैक्टिस ये सब मिसिंग है। तो मतलब ये कोऑपरेटिव वालों का रूरल प्रेजेंस ज्यादा है, कमर्शियल वालों का प्रोफेशनलिज्म ज्यादा है। तो इन दोनों के अच्छे मुद्दों को कंबाइन करके कोई हाइब्रिड बैंक बनाया जाए तो बढ़िया रहेगा। और ऐसा हाइब्रिड बैंक बनाया गया, इसे हम बोलते हैं रीजनल रूरल बैंक्स। रीजनल रूरल बैंक्स के ऊपर कोई एक स्पॉन्सर बैंक रहता है, कमर्शियल बैंक, जो कि इनको पूरी एचआरएम प्रैक्टिसेस, अकाउंटिंग, ट्रेनिंग ये सब प्रोवाइड करता है ताकि ये प्रोफेशनलिज्म से काम कर सके। क्या आरआरबी हर एक ऑल इंडिया लेवल पे मिल जाएगी? नहीं। जो भी एक आरआरबी रहेगी कुछ सिलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही वो ऑपरेट करेगी। इन सब आरआरबी का मालिक कौन है? शेयर होल्डिंग रहता है 100%, 50% उसका रहता है केंद्र सरकार के पास, राज्य सरकार के पास 15%, 15, और बाकी का 35 स्पॉन्सर बैंक के पास। तो इस प्रकार से ओनरशिप से ये बैंक खड़ा हुआ होता है। एक उदाहरण से हम समझे, ये है उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक। तो ये हुआ अपना रीजनल रूरल बैंक, और यहाँ पे इसके डेबिट कार्ड पे लिखा है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो ये क्या है? उसका स्पॉन्सर बैंक। ये इसको पूरी एचआरएम प्रैक्टिसेस, अकाउंट प्रैक्टिसेस ये सब मदद करेगा। यहाँ पे लिखा है रुपे, तो ये रुपे क्या हुआ? इसका पेमेंट गेटवे बन गया। तो इस प्रकार का ये आरआरबी, और स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। यूनियन गवर्नमेंट 50% शेयर होल्डिंग,
स्पॉन्सर बैंक 35% और स्टेट 15%। और इस प्रकार से ये सारे बैंकों को 1976 के आरआरबी एक्ट के तहत बनाया गया है। बना तो दिया, लेकिन यहाँ पे भी काफी समस्याएं थी। सबसे पहली इनका फोकस था कि हम ग्रामीण इलाकों में कुछ बैंकिंग पेनिट्रेशन करें, लेकिन धीरे धीरे अर्बनाइजेशन आने के साथ साथ दूसरी सरकारी बैंक और ये प्राइवेट बैंक, इनका भी पेनिट्रेशन बढ़ रहा है। आप यहाँ पे अडालत जाइए, वावल, शेरखाद, सभी जगह पे आपको कमर्शियल बैंक भी मिल जाएगी। तो किसान लोग भी क्या करेंगे, अपना अकाउंट वगैरह उन बैंकों में जाके खोलेंगे। तो इन सभी आरआरबी के अंदर पैसा डिपॉजिट में कम आता है। तो इस कारण से लोन में अगर पैसा घुमाना हो, कुछ और पेनिट्रेशन बढ़ाओ, तो नाबार्ड से वो पैसा लाके फिर लोन में घुमाते हैं। लेकिन ये कुछ सालों से एक ट्रेंड जो बना था कि इलेक्शन से पहले ही सरकार किसानों के लिए डेब्ट वेवर स्कीम, कि आपका पूरा कर्जा हम माफ कर देंगे, इस प्रकार की स्कीम सरकार पहले लाई थी। तो एक किसानों को खराब आदत पड़ गई कि मैंने लोन ले लिया लेकिन अभी नियमित रूप से चुकाने की कोई जरूरत नहीं, वो तो इलेक्शन आने दो, वेव हो जाएगा। तो इस कारण से ये आरआरबी खास करके इन सबका नॉन परफॉर्मिंग एसेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो इन सब समस्याओं का निदान करने के लिए एक नया रिफॉर्म लिया गया, एमालगेशन। कुछ केस में ये आरआरबी को उसके स्पॉन्सर बैंक के साथ मर्ज कर दोगे, कुछ केस में दो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाले रीजन में काम करते हैं, उन दोनों को मर्ज कर दो और इस वाले को छोड़ दो आप। तो इस प्रकार से एमालगेशन सिस्टम शुरू हुआ 2005 से। लेकिन इनके भी अपने जो एम्प्लॉय यूनियन वगैरह रहते हैं, तो फिर स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट वगैरह चलता रहता है। कुछ और रिफॉर्म्स लाने के लिए रीजनल रूरल बैंक, उसका जो पुराना कानून था 1976 का, उसे अमेंड करने के लिए एक नया बिल बनाया गया 2014 में। इसके अंदर इन्हें और शेयर्स इश्यू करके आप नया कैपिटल जमा करवाइए, ताकि कुछ अपना एनपीए का थोड़ा समस्या कम हो और वो कुछ और एक्सपांड कर पाए। तो शेयर कैपिटल कुछ और बढ़ाने की इनको अनुमति दी गई। अब सवाल होता है कि शेयर्स तो 100% होते हैं, शेयर होल्डिंग 100%। अगर आप ज्यादा नए शेयर इशू करोगे तो फिर वो हमने पहले जो बोला था 50, 15 और 35, वो रेशियो का क्या होगा। तो इस कारण जो वो रेशियो बनाना था उसके अंदर कुछ फ्लेक्सिबिलिटी इनको दी गई। इनके अंदर भी नीचे शेयर होल्डर हैं, तो ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहेंगे जो नीतिगत निर्णय लेते हैं। तो फिर उन सभी डायरेक्टर्स के कुछ टर्म लिमिट्स के आपको इतने ही साल मिलेगा, फिर आपको रिन्यू नहीं होगा। एक व्यक्ति केवल एक ही बैंक के अंदर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बन पाएगा। इस प्रकार से कुछ प्रोफेशनलिज्म आ सके, ये सारे सैलेंट फीचर दिए गए। पूरा लिस्ट आपको मिल जाएगा इस लिंक में। 2 स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट में कुछ पूछा जाए तो वो याद कर लीजिएगा। बैंकिंग इंस्टीट्यूशन जो थे, कमर्शियल बैंक, कोऑपरेटिव बैंक्स, और नीचे पब्लिक सेक्टर बैंक, प्राइवेट, फॉरेन और आरआरबी। ये जो कोऑपरेटिव वाले हैं, इनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लागू नहीं पड़ता, हमने देखा। इन सबको, कमर्शियल बैंक को प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लागू पड़ता है। तो ये जिम्मेदारी है, तो सामने कुछ फायदा भी है। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी के अंतर्गत वो अपने एसएलआर कोटा की कुछ सिक्योरिटीज शॉर्ट टर्म में गिरवे रख के राजन भाई से उधारी में पैसा ले सकते हैं। और ये फॉरेन बैंक की जहां तक बात है, तो उनको पीएसएल लागू होता है 40% या फिर 32%, इट डिपेंड्स कि आपकी ब्रांच 20 या 20 से ज्यादा है या कम है। सबसे खास ये याद रखना है कि ये सारे नॉर्म्स पीएसएल वगैरह आरआरबी को ही भी लागू पड़ते हैं, वरना तुक्केबाजी में ये रीजनल बैंक है तो फिर यहाँ आ जाएगा, कोऑपरेटिव में नहीं, गलत है। फिर हमने जो पुराने लेक्चर्स में देखा था, अगर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग टैग आप फुलफिल नहीं करेंगे तो वो पैसा कहाँ जाएगा, कौन मैनेज करता है, ये टेबल ये मैं पढ़ूंगा नहीं, हमने पहले कवर कर लिया है। अब आते हैं हम कोऑपरेटिव बैंक्स की तरफ। कोऑपरेटिव बैंक्स शुरुआत के अंदर उन्हें कोई अलग से बैंक लाइसेंस वगैरह लेने की जरूरत थी नहीं। स्टेट कोऑपरेटिव का जो भी रजिस्ट्रार, उसके साथ रजिस्ट्रेशन करवा के आपने कोऑपरेटिव बैंक खोल दिया। लेकिन यहाँ पे भी सरकार और आरबीआई को लगा कि वो जो पुराने समय में आप याद करिए 1200 से ज्यादा बैंक थी और कैसे वो पूरा सिस्टम कोलैप्स हुआ। तो इस कारण बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत 66 में कुछ बदलाव किए गए कि ये सारे आप जो कोऑपरेटिव सोसाइटी वाले हैं, आपने भी इस प्रकार से लाइसेंस तो आरबीआई से लेना पड़ेगा और उनका पूरा रेगुलेशन मानना पड़ेगा। हमने जो बोला कि नो प्रॉफिट नो लॉस से चलते हैं, इस कारण इनके लोन के दर कुछ कम रहते हैं। एक व्यक्ति का केवल एक ही वोट रहता है। इनकी क्या पूरे ऑल इंडिया प्रेजेंस है? नहीं, सिलेक्टेड जो राज्य है जहाँ पे कोऑपरेटिव मूवमेंट बना हुआ है, गुजरात है, महाराष्ट्र, आंध्र, तमिलनाडु, इन इलाकों में आपको ये कोऑपरेटिव बैंक्स, कोऑपरेटिव मूवमेंट, डेयरी वगैरह कुछ देखने को मिलेगा। अन्य जो राज्य है तो उनकी अपनी समस्याएं हैं, फ्यूडलिज्म वगैरह, तो कोऑपरेशन शक्य नहीं है। फीचर इनको सीआरआर एसएलआर लागू पड़ता है, हाँ, पीएसएल लागू नहीं पड़ता, वो केवल शेड्यूल कमर्शियल बैंक वालों को। इनकी समस्याएं क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल,
ये जो एक व्यक्ति का केवल एक वोट, इस कारण से पॉलिटिसाइजेशन काफी बढ़ गया है कि कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स करेंगे कि जो सभी लोग हैं कास्ट लाइन पे, रिलीजियस लाइन पे, बीजेपी कांग्रेस लाइन पे, उनको जमा करके वो इनफॉर्मली कुछ लोग पूरा मैनेज करते हैं। जैसा अपना ये मेहसाना साबरकांठा के अंदर डेयरी कोऑपरेटिव्स के अंदर जो पूरा चल रहा है कास्ट लाइन पे, वो ऐसा ही पॉलिटिसाइजेशन यहाँ पे है। स्कैंडल भी काफी हुए हैं। माधुपुरा बैंक के अंदर जो बात थी, केतन पारेख ने उसके सभी ट्रस्टी डायरेक्टर्स को बोला कि आप मुझे पैसा दो, 15-16 दिन में मैं उसका इतना सारा बना के आपके देता हूँ, और स्कैम जो किया गया। उसी प्रकार ये विसनगर बैंक, कालूपुर कोऑपरेटिव बैंक, यहाँ पे इनके जीजा साला जमा इन सबको लोन में पैसा दे दिया, वापस कोई करता नहीं। और एक हद तो ये आ जाती है कि जो डिपोजिटर पैसा लेने के लिए है अपना खुद का, इनके पास पैसा रहता नहीं। भाई के कालूपुर में थापणदारों पैसा अटवाएगा यार, आपको हर 2-3 महीने कुछ ना कुछ बातें चलती रहती। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी उनके इस कारण से ज्यादा रहते। तो ये सारी कोऑपरेटिव बैंक की समस्याएं हैं। इसी कारण अगर आप याद करें तो वो कोऑपरेटिव बैंक वालों को राजन भाई ने बोल दिया कि स्मॉल बैंक के लिए अलग से लाइसेंस लेने को मत आना भाई, आप दूर से ही नमस्कार। कोऑपरेटिव बैंक का थोड़ा क्लासिफिकेशन एमसीक्यू के लिए, एक तो रहते हैं अर्बन कोऑपरेटिव, नाम से ही सिद्ध है, कुछ अर्बन इलाकों में, ये अपना कालूपुर, माधुपुरा, ये सारे बैंक। इसमें भी कुछ ऐसे बैंक सिलेक्टेड कि जो अर्बन कोऑपरेटिव फॉर वीमेन, इस प्रकार महिलाओं के लिए महाराष्ट्र में कुछ बैंक बने हुए हैं। ग्रामीण इलाकों में जो है उसका क्लासिफिकेशन देखें, एक तो रहते हैं स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेकंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो रहते हैं उनको बोलते हैं सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। अब सेंट्रल मतलब केंद्र सरकार वाला नहीं, जिलों के स्तर पर जो है। और ग्रामीण इलाकों में जो है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज, पीएसीएस, जिसको हम सोसाइटी मंडली बोलते हैं, वो ये है। इसके अलावा एक और भी कोऑपरेटिव बैंक रहती है लैंड डेवलपमेंट बैंक। ये भी एक प्रकार का स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है जो कि लॉन्ग टर्म के लिए लोन देता है, लैंड रिक्लेमेशन, लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। वापस थोड़ा जूम आउट करके देख लें, फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स थे, बैंकिंग, नॉन बैंकिंग। बैंकिंग में हमने देखा कमर्शियल कोऑपरेटिव्स, और कमर्शियल में फिर पब्लिक, प्राइवेट, फॉरेन, आरआरबी कोऑपरेटिव्स में अर्बन, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सेंट्रल, और ग्रामीण इलाकों में प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये वाला मतलब मुद्दा जो बेसिक समझना था खत्म हुआ। अब आते हैं ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसका फर्दर क्लासिफिकेशन बनाए तो 3 बनेगा, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, प्राइमरी डीलर्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। आप समझे, ये जो है ये आई है, यहाँ जो है ये सी है। तो एमसीक्यू में ट्विस्ट करने के लिए ये वाला वहां पे रख दिया तो गलत हो जाएगा। सबसे पहला प्रकार समझते हैं, नॉन बैंकिंग के अंदर पहला प्रकार है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आई5। आई5 के अंदर केवल 4 हैं, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक। एमसीक्यू के लिए एक तो इनका ओरिजिन और इनका कौन मालिक है, क्या काम करते हैं, बेसिक अपने को पता होना चाहिए। एक एक करके हम देखेंगे। सबसे पहले एक्सिम बैंक 82 के अंदर ये बना, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। तो नाम से ही सिद्ध है ये क्या काम करता होगा, लोन देना है, क्रेडिट फाइनेंस, जो एक्सपोर्ट करता है उसको भी, इंपोर्ट करता है उसको भी। इसके अलावा क्रॉस बॉर्डर ट्रेड, इन्वेस्टमेंट बढ़े तो ये सेमिनार, कॉन्फ्रेंस वगैरह ये काम भी ये करते हैं। इसका मालिक कौन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% इसका मालिक है। भारतीय महिला बैंक का मालिक कौन है 100%, वो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। एक्सिम खत्म हुआ, आगे बढ़े। नाबार्ड, ये बना 82 में, फुल फॉर्म रहता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड। इसका बॉस कौन है, 99.3% सरकार मालिक और 0.7% आरबीआई मालिक। ऐसा करके ये नाबार्ड बना है। ये खुद भी जैसे आरबीआई बैंकिंग सेक्टर पे रेगुलेशन करता है, ये खुद भी कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक को मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है, और उसके ऊपर आरबीआई इस पे ये क्या काम करता है। एक तो हमने देखा, अगर कोई बैंक अपना प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग नॉर्म के 40% कोटा नहीं कर पाया तो पैसा जाएगा रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, उसके अंदर पैसा जाएगा, जहां से फिर वो राज्य सरकारों को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए लॉन्ग टर्म में लोन दिए जाएंगे। इसके अलावा ये नाबार्ड वाले रीजनल रूरल बैंक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, माइक्रो फाइनेंस वाले हैं, इन सबको भी फंडिंग देगा ताकि नीचे ये किसानों को, कॉटेज इंडस्ट्री, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप, इन सबको पैसा मिलता रहे। तो इस प्रकार से ये नीचे फाइनेंस करते हैं। एक्सिम देख लिया, नाबार्ड। अब आते हैं 88 नेशनल हाउसिंग बैंक। नेशनल हाउसिंग बैंक का मालिक कौन है, आरबीआई 100%। याद रखिएगा, ट्विस्ट होके फिर कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं, आरबीआई 100%। ये क्या है, हाउसिंग फाइनेंस के लिए ये पूरा ऊपर एपेक्स इंस्टीट्यूशन, वहां पे रेगुलेशन, सुपरविजन का काम भी ये करता है। नीचे जो भी बैंक
और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वो बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट चला रही हो और कुछ फाइनेंस की आवश्यकता हो तो ये वाले फंडिंग में जाता है पैसा। इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कितनी महंगाई है ये मेजर करने के लिए ये अपना एक रेसिडेक्स इंडेक्स चलाते हैं हाउसिंग सेक्टर इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए। जब नया इकोनॉमी सर्वे आएगा तो इसके अंदर से हमको ये नंबर मिल जाएगा कि सबसे ज्यादा दाम कौन से सिटीज में बढ़े, कहां पे मॉडरेट रहे। अब जो लास्ट वाला आईएफआई देखना है सिडबी। सिडबी का फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। 1990 में ये बना। इसका मालिक कौन है? तो बहुत सारे लोगों ने शेयर होल्डिंग में पैसा दे के ये बनाया है। एसबीआई है, एलआईसी, आईडीबीआई और ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक और इंश्योरेंस कंपनी वगैरह ने पैसा जमा करके शेयर होल्डिंग में ये बना है। तो केवल सरकार 100% है, आरबीआई नहीं, ऐसा नहीं, ये सभी थोड़ा थोड़ा उनका शेयर होल्डिंग है। और अगर कोई फॉरेन बैंक जिसकी भारत में 20 से कम ब्रांचेस है वो अपना पीएसएल कोटा नहीं मेंटेन करता तो उसने वो शॉर्टफॉल पैसा देना पड़ेगा सिडबी के स्मॉल एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट फंड SEDF, यहाँ से फिर वो नीचे पैसा स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन वगैरह को दिया जाएगा। उसी प्रकार सिक इंडस्ट्रीज, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, उसके लिए जो भी कुछ काम करना है, फाइनेंस देना है, ये लोग करते हैं। 4 थे और एक 5वां भी था, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया IIBI, लेकिन इसके धंधे में बरकत नहीं थी तो 2012 में इसको बंद कर दिया। तो मतलब 4 ही अभी तो बचे हैं। कुछ किताबों में वगैरह में क्लासिफिकेशन NBFC वाला कुछ इस प्रकार से चलता है कि डेवलपमेंट बैंक्स इन इंडिया ऐसा करके तीसरा पिलर दिखाते हैं, और फर्दर सब क्लासिफिकेशन कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक उसमें IFCI, IDBI, सिडबी, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट बैंक उसमें नाबार्ड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक्स उसके अंदर एक्सिम, और हाउसिंग बैंक उसके अंदर नेशनल हाउसिंग बैंक। ये पूरा सिस्टम, ये डेवलपमेंट बैंक्स ऑफ इंडिया या डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये तो बंद हो गया। कब से? नरसिम्हन सेकंड जो कमेटी में बोल के गया 98 में कि अपना ये क्लासिफिकेशन नहीं, अपना तो 2 ही होना चाहिए, एक तरफ बैंक रहे, दूसरी तरफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। और इसके अंदर आईएफआई में हमने देखा केवल 4 हैं, एक्सिम, नाबार्ड, सिडबी एंड नेशनल हाउसिंग बैंक। ठीक है, ये दिमाग में फिट करिए। 2007 की यूपीएससी में कुछ सवाल पूछा गया। नेशनल हाउसिंग बैंक NHB वाज सेट अप इन इंडिया एज अ होल्डी ओन सब्सिडियरी ऑफ, इसमें से किसकी बैंक उसके मालिक है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ICICI या फिर LIC? क्या जवाब होगा इसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। RBI वो नेशनल हाउसिंग बैंक का पूरा 100% मालिक है। सेकंड, 2 स्टेटमेंट है, सच्चा झूठा सच्चा पकड़ना है हमने। नेशनल हाउसिंग बैंक इज द एपेक्स हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया, इट वाज सेट अप एज अ होल्डी ओन सब्सिडियरी ऑफ RBI, कि NHB का मालिक है RBI। सेकंड, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ होल्डी ओन सब्सिडियरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ, कि SIDBI का पूरा मालिक IDBI है। और फिर ऑप्शन दिए गए, क्या होगा जवाब? देखते हैं। फर्स्ट तो सही है, नेशनल हाउसिंग बैंक का कौन है मालिक? RBI। सेकंड वाला गलत है, हमने देखा ये जो सिडबी है उसका कोई एक मालिक नहीं है, LIC, SBI सबने थोड़ा थोड़ा शेयर होल्डिंग करके बना है। तो हम ये बोले कि सिडबी का मालिक IDBI है, फुल्ली ओन सब्सिडियरी, देन इट इज रॉन्ग। आगे, इनमें से कौन सी संस्था दे प्रोवाइड डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउसहोल्ड्स? RRB, नाबार्ड, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स, और फिर आपको ऑप्शन दिए गए हैं ओनली 1 and 2। ये तो आप सोचिए 10 सेकंड। देखते हैं। देखिए, सबसे गलत हो उसे पहले पकड़ के एलिमिनेट करो। नाबार्ड डायरेक्ट किसी को किसान जाके वहां से लोन नहीं ले सकता, वो तो नीचे फाइनेंस में जाएगा पैसा, RRB, कोऑपरेटिव, माइक्रो फाइनेंस, और वहां से सीधा यहाँ शब्द क्या है? डायरेक्ट क्रेडिट असिस्टेंस टू रूरल हाउस होल्ड। तो नाबार्ड गलत है, और नाबार्ड को आप एलिमिनेट कर दे, दो एलिमिनेट हो गए तो जवाब हो जाएगा ओनली 1 and 3, RRB एंड लैंड डेवलपमेंट बैंक्स। नाबार्ड और भी जो काम करता है हमने देखा, कोऑपरेटिव बैंक को वो सुपरवाइज करता है और रीजनल रूरल बैंक को भी, और उसके ऊपर भी राजन भाई का कंट्रोल तो रहता ही है, ये CRR, SLR वगैरह और प्रूडेंशियल नॉर्म्स में। अब आगे चलते हैं कि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसमें आईएफआई तो हमने समझ लिया। अब सेकंड है प्राइमरी डीलर्स, PD। प्राइमरी डीलर्स क्या है, उसके लिए थोड़ा बैकग्राउंड थियरी समझना पड़ेगा। सबसे पहले फाइनेंशियल मार्केट, टू फाइनेंस, इस शब्द का कि मतलब आप किसी को पैसे की मदद करें, फाइनेंस दे कुछ बिजनेस वगैरह बनाने में, तो ये रहता है फाइनेंशियल मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट में आप जा सकते हैं फाइनेंस लेने के लिए। अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिए कुछ लेना है पैसा, आप जाएंगे मनी मार्केट में, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए।
लॉन्ग टर्म फाइनेंस चाहिए तो आप जाएंगे कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए। अब ये कैपिटल मार्केट के अंदर भी फर्दर सब क्लासिफिकेशन, जो सिक्योरिटीज रहते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, तो जो पहली बार जब उसको फ्रेश इश्यू किया जाता है तो वो जहां पे काम होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। फॉर एग्जांपल ये इस्कॉन सर्किट पे जो सारे अपने ऑटोमोबाइल के शोरूम हैं, हम बोल सकते हैं कि वो प्राइमरी मार्केट है। क्यों? वहां पे वो ब्रांड न्यू कार्स को सेल किया जाता है। अब वही वाली सिक्योरिटीज वापस भी आगे बिकने को जाएंगे, है ना। मैंने अगर किसी से आईपीओ में मैंने किसी कंपनी का खरीद लिया शेयर, तो ऐसा तो नहीं पूरी जिंदगी में अपने पास रखूं, मैं किसी और को भी बेच के अपने पैसे रिकवर करना चाहूंगा। तो ऐसे जो दूसरी बार उसका सेल वापस होता है वो होता है सेकेंडरी मार्केट में। प्राइमरी मतलब जो ब्रांड न्यू कार है, सेकेंडरी ये अपना कार मेला लगता है यूज कार के लिए। तो गवर्नमेंट के ट्रेजरी बिल वगैरह शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, मनी मार्केट में इशू होंगे। और जो लॉन्ग टर्म के लिए 1 साल से लेके 20-30 साल तक गवर्नमेंट को कुछ फाइनेंस चाहिए, गवर्नमेंट सिक्योरिटी इशू किए गए पहली बार, तो वो जो फ्रेश सिक्योरिटी इशू की गई वो कहां पे होगी? क्योंकि लॉन्ग टर्म है तो कैपिटल मार्केट में, और वहां पे भी क्योंकि पहली बार जब इशू होंगी तो प्राइमरी मार्केट में। तो यहाँ पे ये वाला प्राइमरी मार्केट, और वहां उस एरिया में जो गेम खेलते हैं उनको बोलते हैं प्राइमरी डीलर्स। वो क्या करते हैं? दे ऑपरेट इन द प्राइमरी मार्केट, दे डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू ऑक्शन। ये जो ओपन मार्केट ऑपरेशन वगैरह चलता है, तो ये प्राइमरी डीलर आके भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। और जो ऐसे जिसे मिल गया प्राइमरी में, वो सेकेंडरी मार्केट में किसी और को भी ये आगे घुमा सकते हैं। दे कैन पार्टिसिपेट इन ओएमओ, बट ये सब काम करने के लिए आरबीआई से इनके लाइसेंस लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल हम देखें, मॉर्गन स्टैनली, गोल्डमैन सैक्स, जेपी मॉर्गन चेज, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक, एचएसबीसी, हांगकांग, शंघाई, इवन अपने लोकल भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, कोटक महिंद्रा। लेकिन ये प्राइमरी डीलर के रूप में ऑपरेट करना है तो अलग से वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर आप काम कर पाओगे। इन सबको मतलब प्राइमरी डीलर्स को कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। यहाँ पे ऐसा नहीं कि सेबी चलेगा, वो आरबीआई के ऊपर से लाइसेंस लेके ये काम कर पाएंगे। अब जो लास्ट वाला पिलर बचता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंटरमीडिएट्स में हमने देखा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आईफाई, प्राइमरी डीलर्स, और थर्ड रहेगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज एनबीएफसी। तो आप अब हमेशा याद रखिएगा एनबीएफसी नीचे बैठा है, ये चीज यहाँ पे नहीं है स्पेसिफिक। ये जब एमसीक्यू में भी ट्विस्ट करना चाहिए, अगर मुख्य परीक्षा में भी लिख रहे हो, अगर कुछ इंटरव्यू में बोल रहे हो, ये खास याद रखें। एनबीएफसी को जरा समझते हैं, ये क्या क्या लोग हैं, कैसे काम करते हैं, कौन इसको मॉनिटर करता है, एक ब्रीफ ओवरव्यू लेंगे हम। एनबीएफसी को पहला तो शब्द का हम उसे तोड़ दे तो पता चल जाएगा कि ये क्या काम करते हैं। फर्स्ट कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, नॉन बैंकिंग है मतलब जो बैंक के फीचर हैं ये फीचर इनके पास कुछ नहीं है। फाइनेंशियल कंपनी मतलब टू फाइनेंस का मतलब किसी को लोन वगैरह या फाइनेंस में पैसा देना बिजनेस करके, तो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। अब इन दोनों की क्लासिफिकेशन डिफरेंस एमसीक्यू के लिए समझ लें। एक तरफ है बैंक और सामने ये सभी एनबीएफसी वाले। बैंक को अगर मैंने बैंक खोलना हो तो आरबीआई से लाइसेंस लेना पड़ेगा और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत मुझे वो लाइसेंस दिया जाएगा। ये सारे लोगों को एनबीएफसी खोलना है तो कंपनीज एक्ट के अंतर्गत उन्होंने लाइसेंस लेना है, आरबीआई से उन्होंने नहीं लेना है वो लाइसेंस। सेकंड थिंग, सभी बैंकों का सुपरविजन करता है आरबीआई। एनबीएफसी में ऐसा नहीं होता, ये तो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैंने इंश्योरेंस कंपनी खोल दी तो मुझे कौन सुपरवाइज करेगा? आईआरडीए वाले। मर्चेंट बैंक खोल दिया तो सेबी करेगा। म्यूचुअल फंड ऐसा शेयर ब्रोकर में बन गया तो भी सेबी मुझे कंट्रोल करेगा। माइक्रो फाइनेंस तो उसमें स्टेट गवर्नमेंट का कुछ इंटरफेरेंस रहेगा और आरबीआई वाले कुछ कंट्रोल करेंगे। तो इट डिपेंड्स, हर एक का अलग अलग कुछ फंडा रहता है। आगे बात, ये बैंक वाले क्या करते हैं? आपसे डिपॉजिट में पैसा लेते हैं और कहीं पे किसी को लोन में घुमाते हैं। ये दोनों टाइप के डिपॉजिट ले सकते हैं, मतलब टाइम डिपॉजिट भी ले सकते हैं, एफडी, आरडी, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, और डिमांड डिपॉजिट भी ले सकते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट। ये काम बैंक वाले कर सकते हैं। जहां तक एनबीएफसी की बात है, ये लोग भी चाहे तो टाइम डिपॉजिट ले सकते हैं, मतलब आपसे कुछ पैसा लिया, कुछ समय तक किसी स्कीम वगैरह में वो लगाएंगे और मैच्योरिटी के बाद आपको पैसा वापस मिले। इस प्रकार की टाइम डिपॉजिट के एनबीएफसी ले सकती है? जवाब है हाँ, वो ले सकते हैं। और इस प्रकार की एनबीएफसी को बोलते हैं डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, एनबीएफसी टी। लेकिन ये एनबीएफसी वाले कभी भी डिमांड डिपॉजिट नहीं ले सकते, मतलब आप वहां जाके करंट अकाउंट नहीं खुलवा पाओगे, सेविंग अकाउंट नहीं, इसके अंतर्गत जो चेक बुक, नेट बैंकिंग, ये सब वो नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग एक तो इनके पास बैंकिंग रेगुलेशन वाला लाइसेंस नहीं है, और सेकंड थिंग कि आपने ये करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट वगैरह खुलवा दिया, चेक बुक इश्यू भी की,
तो उसे दूसरे वाले चेक ऑनर कब करेंगे? वो पेमेंट और सेटलमेंट एक्ट जो नरसिम्हन बोल के गए थे उसके अंदर जो सिस्टम बनी है इसका हिस्सा नहीं है। आगे बात, बैंक को 4% CRR मेंटेन करना पड़ता है, 22% SLR मेंटेन करना पड़ता है। NBFC वालों को कोई कैश रिजर्व रेशियो मेंटेन, जितना पैसा है वो चाहे तो लगा सकते हैं, लेकिन जो ये NBFC वाले आपसे टाइम डिपॉजिट में पैसा लेते हैं तो फिर उन पे लागू पड़ता है कि उन्होंने SLR कुछ मेंटेन करना पड़ेगा। कितना? डिपॉजिट टेकिंग NBFC वालों ने 15% SLR मेंटेन करना पड़ेगा। जितना पैसा टाइम डिपॉजिट में आया उसका 15% वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश, गोल्ड वगैरह में वो लगाना पड़ेगा उन्हें। एंड बैंक वालों को प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स लागू पड़ते हैं। हाँ, 40%, 32% वो क्लासिफिकेशन देख चुके हैं। NBFC वालों को कोई प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग लागू नहीं पड़ता है। अगर कोई बैंक खोलना हो तो एंट्री कैपिटल रिक्वायरमेंट अप्लाई करने के लिए 500 करोड़, अगर मैंने स्मॉल बैंक पेमेंट तो उसके लिए 100 करोड़, और वो आगे सिस्टम चलता है। लेकिन यहाँ पे भी अगर कमर्शियल बैंक फिर चालू करना हो तो 1000 करोड़ का जो नेटवर्थ वगैरह होना चाहिए, ये यहाँ पे तो नॉर्म्स बहुत बड़े रहते हैं। NBFC की बात अगर आप खोलना चाहे तो माइक्रो फाइनेंस कंपनी खोलने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है 5 करोड़ का कैपिटल होना चाहिए, फिर आप अप्लाई करें और फिर प्रोसेस में चलेगा। अन्य सारी NBFC में केवल 2 करोड़ से भी खोला जा सकता है, लेकिन फिर रेगुलेटरी नॉर्म्स इतने बड़े होंगे कि वो आपको पास नहीं करें। एनीवेज, इन शॉर्ट कि इनकी कैपिटल, अगर काम शुरू करना है बैंक का तो कैपिटल रिक्वायरमेंट काफी हाई रहती है, यहाँ काफी कम रहती है। आगे बात, ये बैंक वाले क्या करते हैं, आपसे पैसा लिया और किसी को पैसा लोन में घुमाया, लेकिन ये कोई कस्टमर का पैसा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। ये SBI और ICICI इनका भी म्यूचुअल फंड तो चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आपकी सेविंग अकाउंट से आपसे पूछे बिना वो पैसा वहां पे घुमाते हैं, नहीं, वो अलग से अकाउंट खुलवाया जाता है और फिर वो क्लाइंट के रूप में पैसा इन्वेस्ट होता है। डायरेक्टली किसी बैंक कस्टमर का पैसा शेयर मार्केट में वो नहीं डाल सकते। NBFC वाले ये भी कहीं से पैसों का जुगाड़ तो करते हैं, कहीं से फाइनेंस में ये पैसा घुमाते हैं, मतलब ये भी पैसा दे रहे हैं किसी को, और ये लोग तो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये म्यूचुअल फंड्स वाले हैं, पेंशन कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी, इनको जो पैसा मिला शेयर मार्केट में जाता है। बैंक का जो भी लोन इंटरेस्ट रेट है वो बेस रेट सिस्टम के साथ लिंक है, हमने वो समझा था नरसिम्हन आने के बाद, तो इनका पूरा ट्रांसपेरेंट रहता है बेस रेट सिस्टम। यहाँ पे आपने उधारी में कुछ पैसा लिया तो कितना ब्याज देना पड़ेगा, इट डिपेंड्स। गोल्ड लोन कंपनी में रिस्क फैक्टर पे डिपेंड करता है कि अगर आप पूरा वेरिफिकेशन और डॉक्यूमेंट्स देंगे तो 15%, 15% पे आपको देंगे। अगर उनके अलग से स्पेशल स्कीम भी रहते हैं कि अगर आपको 1 घंटे में ही पास करवा देना है तो हम दे देंगे आपको पैसा, लेकिन फिर इंटरेस्ट रेट रहेगा 25%। तो ये सारे फैक्टर डिपेंड करता है। दूसरी बात, सभी NBFC पैसा सीधा लोन में नहीं घुमाते। इंश्योरेंस कंपनी ने आपसे पैसा लिया, वो किसी कंपनी में दिया, तो फिर वो वहां से उसको डिविडेंड में पैसा मिलेगा, बॉन्ड में इन्वेस्ट किया है तो इंटरेस्ट रेट मिलेगा। इस प्रकार से अलग अलग मैकेनिज्म चलते हैं। बैंक ने आपसे पैसा लिया, किसी को लोन में पैसा दिया, वो लोन वापस नहीं कर रहा है, तो बैंक के पास बहुत सारे रिकवरी के पावर होते हैं अंडर द सरफासी एक्ट, हमने ये बात करी। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियों को ये वाले पावर नहीं मिले हैं, एक्सेप्ट वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी के DHFL वगैरह, उनसे आपने हाउसिंग लोन लिया था, नहीं आप कर रहे तो वो सरफासी एक्ट के अंतर्गत आपका मकान वो अटैच कर सकते हैं, उसकी नीलामी कर सकते हैं, आपको वो सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट से स्टे ऑर्डर नहीं मिलेगा, ये सारे प्रोविजन रहते हैं। अन्य जो NBFC है, फॉर एग्जाम्पल ये मुथूट गोल्ड लोन्स, आपने लोन में पैसा दिया, सोना जमा करवाए, आप पैसा नहीं देंगे, वो सोना ऑक्शन करके और इस प्रकार से अपना पैसा रिकवर करेगा। अगर किसी NBFC ने बॉन्ड में पैसा लगाया है और वो कंपनी खड्डे में चली गई तो फिर लिक्विडेशन किया जाएगा उस कंपनी का और बॉन्ड होल्डर्स को सबसे पहले पैसा दिया जाएगा। अगर शेयर में रुका था तो अंत में उनको, तो ये सारी अलग अलग मैकेनिज्म होती है। NBFC वाले पैसे कहां से लाते हैं? कुछ के तो अपने क्लाइंट्स रहते हैं, फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, ये तो अपने क्लाइंट से पैसा लेते हैं और कहीं पे पैसा इन्वेस्ट करते हैं। कुछ लोग बैंक से उधारी में पैसा लाते हैं, फॉर एग्जांपल ये माइक्रो फाइनेंस कंपनी वाले, ये लोग नाबार्ड से भी, नेशनल हाउसिंग बैंक से भी, सिडबी से, इन सब से भी कुछ पैसा फंडिंग में लाते हैं। अगर ये चाहे तो बॉन्ड भी इशू कर सकते हैं। इनमें से कुछ लोगों को बाहर से उधारी में पैसा लाने की भी छूट दी गई, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग इज ऑल्सो परमिटेड। अब इसके अनुसंधान में कुछ MCQ पूछे गए 2010 में कि NBFC के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट, दे कैन नॉट एंगेज इन एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटीज इश्यूड बाय गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी में वो उसे खरीद नहीं सकते, फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड, दे कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट्स लाइक सेविंग अकाउंट, वो सेविंग अकाउंट नहीं खोल सकते। कौन से सही गलत है आपने पकड़ना है, सोचिए।
देख लेते हैं। सेकंड वाला तो अपने को पता है, सही है ना, कि डिमांड डिपॉजिट सेविंग अकाउंट तो एनबीएफसी वाला नहीं खोल सकता है। दारोमदार इस पे रहता है कि क्या वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी परचेज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पुरानी बात हम याद करें, एलएफ रेपो रेट की हमने पढ़ा था कि रेपो रेट के अंदर शॉर्ट टर्म में आरबीआई से लोन लेने कौन ले सकता है, आरबीआई के सभी क्लाइंट्स, जिसमें केंद्र सरकार भी है, राज्य सरकार भी, सभी प्रकार के बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और उसके अंदर ये एलआईसी, यूटीआई, ये लोग भी आके पैसा शॉर्ट टर्म में अगर चाहे तो उधारी में ले सकते हैं। लेकिन क्या उन्हें गिरवी रखना पड़ेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो अगर गिरवी रखना पड़ेगा तो ऑब्वियस है वो भी कहीं से खरीद के ही लाए। तो ये जो सेकंड स्टेटमेंट था अपना, फर्स्ट स्टेटमेंट जो था कि वो सरकारी सिक्योरिटी नहीं खरीद सकते, वो स्टेटमेंट गलत है। सेकंड तो सही था और इस हिसाब से जवाब होगा बी, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज राइट। अब इसका क्लासिफिकेशन जरा समझते हैं एनबीएफसी का। एनबीएफसी क्लासिफिकेशन के अंदर बहुत सारे सब टाइप रहते हैं। एमसीक्यू में ये खास देखा नहीं गया, लेकिन इंटरव्यू के वक्त थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए कि इसके फर्दर क्या टाइप्स हैं, वो क्या काम करते हैं वगैरह। एक ब्रीफ ओवरव्यू ही लेंगे। एनबीएफसी के अंदर कुछ ऐसे हैं जिनको आरबीआई रेगुलेट करता है या आरबीआई मेजोरिटी ऑफ द वो उन पे दिशा निर्देश करता है। ये पीछे बैठे मित्रों को ये सब दिखेगा नहीं, आप स्लाइड डाउनलोड करके आराम से पढ़िएगा। मैं एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ। एक रहती है एसेट फाइनेंस कंपनी, नाम से ही सीधे एसेट, फॉर एग्जांपल ये बुलडोजर खरीदना है, कुछ फैक्ट्री का मशीनरी लगवाना है, इस प्रकार की कंपनियां, श्री इक्विपमेंट वगैरह हैं, ये मदद करते हैं। सेकंड इज इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पावर प्रोजेक्ट वगैरह, जैसे कि ये बंधन आईडीएफसी, तो उसके अंदर ये आईडीएफसी क्या है, एक प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी थी। फिर रहती है इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स, ये लोग भी देते हैं पैसा, लेकिन बहुत बड़ा प्रोजेक्ट और लॉन्ग टर्म के लिए, जो तो बड़े प्रोजेक्ट के लिए ये जो रहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स, आईडीएफ, ये भी एक प्रकार का एनबीएफसी है। उसके आगे इन्वेस्टमेंट कंपनी और कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले क्या करते हैं, कहीं से पैसा जुगाड़ में लाए और सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया जाता है। सिक्योरिटी मतलब शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर, जिसे वगैरह, जैसे मुथूट फाइनेंस है, एलएनटी फाइनेंस है वगैरह। ये मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन भी चलाता है, लेकिन अलग से लाइसेंस लेके रखना पड़ता है। कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये लोग भी यही काम करते हैं कि सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए बड़े प्रोजेक्ट में वगैरह ये काम करते हैं। ये लोग अगर चाहें तो जनता से पैसा भी ले सकते हैं, वो टाइम डिपॉजिट वाला। तो दिस इज वन टाइप ऑफ डिमांड डिपॉजिट, एनबीएफसी डी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी। इनको इंश्योरेंस सेक्टर में आने की मनाही है। एग्जांपल टाटा कैपिटल, बिरला कैपिटल, ये सब उसके एग्जांपल हैं। आगे बात जिसपे आरबीआई कुछ दिशा निर्देश कर सकता है, लोन कंपनियां, जैसे मुथूट गोल्ड लोन, मन्नापुरम घर में पड़ा है, ये अपना क्या, इस पे कैसे कंट्रोल कर सकती है, याद करो, वो लोन टू वैल्यू रेशियो 60%, 80% है ना, तो ये पूरा आरबीआई इनको इस प्रकार से कंट्रोल कर सकती है। देन देयर इज वन मोर, फैक्टर कंपनी, जो कि फैक्टरिंग का काम करती है। फैक्टरिंग क्या है समझते हैं। मान लीजिए मैं डिश टीवी कंपनी चला रहा हूँ, हर महीने आप सबने सब्सक्राइब किया, 200 रुपए आप मेरे को दोगे चैनल देखने के लिए, लेकिन महीने के 15 दिन बाद ही मेरे को अचानक से कोई पैसों की आवश्यकता है। आपको मैं इनवॉइस वगैरह तो दे सकता हूँ, लेकिन आप तो नेक्स्ट मंथ ही वो पैसा मुझे दोगे, राइट। तो वो सारे इनवॉइस वगैरह मैं चाहूँ तो किसी फैक्टरिंग बिजनेस वाले को दे दूं, उसके एवज में वो मुझे शॉर्ट टर्म के लिए कुछ फाइनेंस दे दे, और फिर जब आप दूसरे महीने पैसा दोगे तो उसमें से वो रिकवर करे, ये वो। तो इस प्रकार का गेम जो खेलते हैं उसको बोलते हैं फैक्टरिंग कंपनी। एचएसबीसी वो चलाती, एचएसबीसी बैंक भी है, प्राइमरी डीलर भी है, फैक्टरिंग बिजनेस, लेकिन हर एक एंटिटी के लिए अलग से लाइसेंस लेके रखना पड़ता है। फिर आता है चिट फंड्स। चिट फंड्स को आरबीआई कंट्रोल करता है, और नीचे स्टेट रजिस्ट्रार चिट फंड के, ये पूरा श्रद्धा चिट फंड स्कैम के अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि ये क्या मैकेनिज्म रहता है, क्या है। और इसके अलावा कोई ऐसी कोई एंटिटी जो किसी क्लासिफिकेशन में फिट नहीं बैठती, वो सारी रेसिड्यूअरी भी आ जाएगी यहाँ पे, जिसको आरबीआई कंट्रोल करेगा। तो हमने जो बात कर रहे थे नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, उसका क्लासिफिकेशन फर्दर करना हो तो डिपेंड करता है कि आरबीआई करता है क्या कोई और कंट्रोल करता है। आरबीआई जिसपे कुछ रेगुलेशन कर सकता है, एसेट फाइनेंस कंपनी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर डेब्ट फंड्स, इन्वेस्टमेंट कंपनी, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, लोन कंपनी, फैक्टर कंपनी, चिट फंड्स एंड मिसलेनियस, ये सारे थे जिसपे आरबीआई कुछ दिशा निर्देश दे सकता है। अब ऐसे लोग जिसपे आरबीआई कुछ बोल नहीं सकता, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी, इस पे कौन बोल सकता है सारा काम, आईआरडीए। इंश्योरेंस वाले आप समझते हैं, आपसे पैसा लिया, कहीं पे पैसा सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया, और फिर आपके साथ कोई दुर्घटना होगी तो ये आपको पैसा वापस करेंगे। एलआईसी, बजाज एलियंस, लाइफ इंश्योरेंस, नॉन लाइफ से ये सब चलता है। करंट में जो मुद्दा चल रहा है कि जो एफडीआई के अंदर रिलैक्सेशन किया गया है, वो सारा मुद्दा लेटर में हम अलग लेक्चर के अंदर बनाएंगे, अभी तो केवल एक ओवरव्यू ले रहे हैं। इंश्योरेंस आईआरडीए वाले। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी,
ये बड़े बिल्डर्स वगैरह को प्रोजेक्ट फाइनेंस, फॉर एग्जांपल ये DHFL, ये मेरे ख्याल से IPL स्पॉन्सरिंग में इसका एड देखा होगा, मुथूट हाउसिंग फाइनेंस, ये लोग, तो इनको कौन कंट्रोल करता है? नेशनल हाउसिंग बैंक, आप समझे। और नेशनल हाउसिंग बैंक के ऊपर मालिक कौन है? RBI, तो इनडायरेक्टली इनको कंट्रोल कर सकता है, बट सीधा कौन बैठा है? नेशनल हाउसिंग बैंक। फिर ये स्टॉक ब्रोकर, म्यूचुअल फंड वाले, ये भी आपसे पैसा लेते हैं, शेयर मार्केट में लगाते हैं, जो भी मुनाफा हुआ कुछ इनका कमीशन, बाकी का आपको मिला। इंडिया बुल्स है, शेर खान, रिलायंस मनी, ये सब लोग, इनको कौन कंट्रोल करता है? सेबी वाले। आगे इन्वेस्टमेंट बैंक्स एंड मर्चेंट बैंक्स, ये लोग केवल नाम के बैंक है, काम इनका कुछ और रहता है। फर्स्ट, बड़ी बड़ी कंपनियों का जो मर्जर एक्विजिशन करना हो, हाई प्रोफाइल जो लोग रहते हैं उसका वेल्थ मैनेजमेंट करना, फॉर एग्जांपल मुकेश अंबानी, तो वो तो कुछ मतलब मैंने ये सेविंग अकाउंट खुलवाया ऐसा थोड़ा होगा, वो तो अलग से जो काम पूरा उनका वेल्थ मैनेजमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंकर जिन्हें बोलते हैं। फिर अंडर राइटिंग का काम भी, फाइनेंस शेयर मार्केट में वो डिटेल में समझेंगे, अभी के लिए इतना समझिए। आपने पहली बार अगर इश्यू करना है शेयर्स, तो आप क्या करेंगे? इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO, तो वो IPO लॉन्च करके वो पूरा लोगों को शेयर बेचा वगैरह, ये जो काम करना है इसको बोलते हैं अंडर राइटिंग। तो ये काम कौन करते हैं? इन्वेस्टमेंट बैंक, मर्चेंट बैंक। अब इनके बीच में क्या फर्क है? कुछ टेक्निकल फर्क है और मेजर फर्क जो बोले, USA के अंदर जो ऐसा काम करते हैं उनको बोलते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर्स, और इंग्लैंड UK के अंदर जो काम करते हैं उनको बोलते हैं मर्चेंट बैंकर्स। बाकी काम तो वही है, वेल्थ मैनेजमेंट, मर्जर एक्विजिशन, अंडर राइटिंग। ये टर्म फर्क होता है कहाँ पे? और क्योंकि हम ब्रिटिश राज में थे तो हम भी ज्यादातर प्रीफर करते हैं बुक्स में मर्चेंट बैंकर्स। एग्जाम्पल में देखे इन्वेस्टमेंट बैंक तो कोटक महिंद्रा, सिटी ग्रुप, बैंक ऑफ अमेरिका। मर्चेंट बैंक में देखे DSP, मैरिल लिंच, मॉर्गन स्टैनली, कैनरा, SBI कैपिटल। अब आप देखिए SBI वाले तो बैंक भी है, लेकिन मर्चेंट बैंक बनना है तो अलग से लाइसेंस लेना पड़ेगा। अब दूसरी बात, इनको कंट्रोल कौन करता है? यहाँ पे लिखा है बैंक, मतलब, लेकिन RBI नहीं, इनको कंट्रोल करता है सेबी। थर्ड इज वेंचर कैपिटल फंड्स। मैं कोई स्टार्टअप कंपनी शुरू करूं और मैं अपना IPO लॉन्च करूं, तो ऐसा तो नहीं होगा सभी लोग खरीद लिया और शेयर में मुझे पैसा मिल गया, नहीं। तो ऐसी जो स्टार्टअप कंपनी है, इनको भी इक्विटी फाइनेंस करने का काम जो करते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, आप शेयर तो इशू करिए, हम इतने % खरीद लेंगे और आपको फाइनेंस करवा देंगे, इनको बोलते हैं वेंचर कैपिटल फंड, VCF। IFCI, IDG बहुत सारे, इनको भी कौन मॉनिटर करता है? सेबी वाले। आगे निधि कंपनी। निधि कंपनी एक प्रकार का क्लब है, हमने क्लब बनाया, आप लोग पैसा दीजिए और उसमें से किसी एक अपने ही मेंबर को हम वो लोन में पैसा देंगे, इस प्रकार की ये कुछ निधि कंपनी रहती है। एग्जाम्पल साउथ मद्रास बेनिफिट कंपनी, ये सब याद रखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन इनको कंट्रोल कौन करता है ये याद रखिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स। सेबी नहीं, ये निधि कंपनी तो कंपनी आया तो फिर सेबी नहीं, डिपार्टमेंट कंपनी अफेयर्स, ये याद रखिएगा। और फिर रहती है माइक्रो फाइनेंस कंपनी, फीचर अभी नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। इसके उदाहरण है SKS जो आंध्र के अंदर एक्टिव है, कैशपुर उत्तर प्रदेश में, उज्जीवन कर्नाटक में, और एक जो मुख्य है बंधन फाइनेंस जो कि बंगाल के अंदर एक्टिव है। इनका भी जो रजिस्ट्रेशन वगैरह जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स के द्वारा होता है, उसके बाद RBI थोड़ा दिशा निर्देश करती है, और राज्य सरकार वाले भी अगर चाहे तो कुछ कानून बना के उसमें दखल कर सकते हैं। तो ये माइक्रो फाइनेंस वालों का कुछ फीचर देख लें। रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स के अंदर। अगर ये खोलना है तो एंटी कैपिटल नॉर्म रहता है 5 करोड़, लेकिन उस पर कुछ नॉर्म्स रहती हैं कि मैंने इस प्रकार से अपनी माइक्रो फाइनेंस कंपनी शुरू तो कर दी, स्वाभाविक है मैं लोन में पैसा घुमाऊंगा, लेकिन किसी भी एक व्यक्ति को 50,000 से ज्यादा मैं फाइनेंस नहीं दे सकता, इसके लिए इसको बोलते हैं माइक्रो फाइनेंस। इनका टारगेट बेस या क्लाइंट ग्रुप गरीब लोग, महिला क्लाइंट्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप, ये लोग, ये सबको लोन देते हैं विदाउट एनी कोलेटरल। आपने ये अपने गाय भैंस गिरवे रखे, घर खेत कुछ भी नहीं, ऐसे ही विदाउट कोलेटरल दे दिया। और लोन का हफ्ते भी आपको एकदम फ्लेक्सिबल कि हर हफ्ते आप मेरे को 10 रुपए वापस करना, हर महीने इतने करना, फ्लेक्सिबिलिटी दी जाती है। लेकिन ये सब फायदे मिलते हैं तो नुकसान भी एक बड़ा रहता है कि ये लोग माइक्रो फाइनेंस वाले कहीं और से पैसा लाते हैं और आपको घुमाते हैं। बीच में मार्जिन बनाने के लिए इनका एक्चुअल इंटरेस्ट रेट जो गरीबों से ये लेते हैं 24%, 25, 26 इतना हाई रहता है। उदाहरण हमने देखे SKS, कैशपुर, उज्जीवन वगैरह, और बंधन बंगाल में। तो इस प्रकार जो ओवरव्यू लेना था बैंक और NBFC, NBFI वगैरह का क्लासिफिकेशन हमने आज पढ़ लिया। और इस प्रकार से मैं बोलूं कि बैंकिंग सेक्टर में ज्यादातर थियरी या करंट कंटेम्पररी पे फुल स्टॉप कवर कर लिया है। कुछ इश्यू पेंडिंग रहे जो कि मैं इकोनॉमिक सर्वे और आएगा तब हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल एक PJ नायक कमेटी बनी थी जो कि
पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर सरकार की शेयर होल्डिंग कुछ कम की जाए। फिर एक और बात चल रही है कि सरकारी बैंकों में चेयरमैन और एमडी का पोस्ट एक रहता है, तो उसको अलग करके बाइफर्केशन करना चाहिए। बासेल नॉर्म्स है, इंश्योरेंस अमेंडमेंट, ये वो चीजें। तो ये सारी बात हम करेंगे जब इकोनॉमी सर्वे आएगा, उसका 5th चैप्टर रहता है फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज, तो उसमें ये बात, क्योंकि मैं अभी आपको बताऊं तो 4 मुद्दे कुछ बनेंगे, जब आएगा वापस तो दूसरे 2 नए बनेंगे, तो बेटर है कि तभी पढ़ लें तो एक बड़ा पिक्चर अपने दिमाग में फिट हो जाए। तो इस प्रकार आज का लेक्चर खत्म। अगली बार जब मिलेंगे तो फाइनेंशियल मार्केट, शेयर मार्केट, कैपिटल, ये सारी बातें हम करेंगे।